आज की जो कहानी है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी मुझे, पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है, एक हम उस पर व्यू रखते हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है। साफ ज़ाहिर है मतलब वो हमें एक तरह की एनिमी स्टेट समझते हैं, हम उनको समझते हैं, लिहाजा उनकी हर अच्छी चीज़ हमें बुरी लगती है, हमारी हर अच्छी चीज़ उनको बुरी लगती है। नहीं सर, ये पैसा, जेवरात, हीरे जवाहरात सारे जो है ना वो टेम्पटेशन पे भारी पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता है कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैं गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया, तो किसी का बेटा ले गया, तो किसी का कुछ ले गया। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। वो आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर, मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ, मुझे भी शाल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं ना, आप इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने ड्रामेटिक है कि उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशाखाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्यूएशन तो करवाएं कितने पैसों का है ये, कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती, लड़कियों की तालीम थी, उसके फंड में डाल दिया मैंने सारा पैसा। ये मोदी साहब कह रहे हैं सर। मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारों को ये जो कंपैरिजन में ड्रा कर रहा हूँ अपने लीडरों के साथ, ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने वो ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशाखाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते, किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चलें 2002 से ले लेता हूँ। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनाब मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया, तो डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसका शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी कोई उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ़ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ़ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ़ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ़ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ़, मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, मैं इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। आपने कहा नहीं बादशाह बनना जी इतनी बड़ी इज्जत नहीं है, मुल्क का वज़ीर आज़म बनना, सदर बनना, चीफ एग्जेक्टिव बनना, करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करना, दुनिया भर में भी उन्हीं के पैसे पे ट्रिप करना और उनके महलों में रहना, गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर, जहाज़ आपके डिस्पोजल पे। उन्होंने कहा ना, जब तक हमें रोकड़ा नहीं मिलेगा, हमें हीरे जवाहरात, टेम्पटेशन, ये होती टेम्पटेशन। आपके करैक्टर का पता उस वक्त चलता है जब आपकी आंखों के सामने, अब फिल्मों में नहीं देखते थे, मुझे आप पता चलता है, फिल्मों में करते थे। ये कैश देख के बहुत कम लोग होते हैं जो टेम्पटेशन को स्टॉप करते हैं, पैसे देख के आंखें चुंधिया जाती हैं। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियाँ, नेम एनीथिंग, ये टेस्ट था इनके लिए टेम्पटेशन को काबू पाने का। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। तो रियासत पाकिस्तान इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया में ट्रांसलेट कराकर पूरी दुनिया में रेफरेंस पॉइंट के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही कि भारत एक दहशतगर्द रियासत, ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान
ये नैरेटिव क्यों नहीं बिल्ड कर रहा कि भारत असल में एक दहशतगर्द है? गुजरात, अभी बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट निकाली है जिसमें नरेंद्र मोदी को उन्होंने गुजरात मैसेकर ऑफ गुजरात का जिम्मेदार ठहराया है। इस फिल्म को, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया पूरे इंडिया में। तो ये तो एक ऐसा नैरेटिव है कि जो अल्लाह ने हमारे हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हम पूरी पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज को बार बार समझा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर रशिया यूक्रेन जंग की तर्ज पर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत करने वाला है। भारत इन्वेजन करना चाहता है, दहशतगर्दी उसने लॉन्च कर दी। मुल्क में ऑलरेडी IMF के जरिए इकोनॉमिक कोलैप्स एक तरफा किया जा रहा है। मुल्क में इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, फ्यूल और रिसोर्सेज, हमारे ज़खायर जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो खतरे में है। मगर जो सबसे ज्यादा खतरनाक हमला बड़ी जंग से पहले किया जाता है मुल्क के ऊपर, वो अब्लागी जंग का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। एक भारत के अंदर मुसलमानों का जो जेनोसाइड हो रहा या होने वाला है हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पर, अब पूरी दुनिया बात कर रही है। ये जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, जिस तरह पूरे भारत के अंदर 1 अरब हिंदुओं को ये मुसल्ला करके 20 करोड़ मुसलमानों को जिवा करने की बात कर रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम इंडियन नैरेटिव है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अल्लाह ने आपको एक ट्रम्प कार्ड दिया हुआ है और वो है कलभूषण यादव। आप नोट करें कि 3-4 साल हो गए कलभूषण यादव को हमने इस्तेमाल ही नहीं किया भारत के खिलाफ अपना केस बिल्ड करने के लिए। उसको हमने पता नहीं किस लिए हिफाजत से छुपा के खिलाफ में लपेट कर हमने उसको अलमारी में बंद किया हुआ है। किस दिन के लिए? या तो उसको फांसी दो, फारिग करो, या उसको इस्तेमाल करो पाकिस्तान के हक में। होना यह चाहिए था कि कलभूषण यादव के अब पूरी दुनिया में इंटरव्यूज कराए जाते। इंटरव्यूज का मतलब है कि इंटरव्यू हम खुद करते। आइडियली आई वुड लाइक टू डू द इंटरव्यू, कि मेरे सामने कलभूषण यादव के बैठा इस तरह मैं सवाल जवाब करूं उसके साथ, और वो इंटरव्यूज हम प्रॉपरली फिर पूरी दुनिया में ट्रांसलेट करके भेजें। पूरी दुनिया को बताएं कि हमने एक सर्विंग नेवल ऑफिसर, एक दहशतगर्द पकड़ा हुआ है कि जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ आकर दहशतगर्दी कर रहा था। ऐसा कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जा चुका है, तो इंडिया ओन करता है, उसको डिनाई भी नहीं कर सकता। लिहाजा इस कलभूषण यादव को अब आप पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर और पूरी दुनिया में, हमें हर रोज इसका चेहरा दुनिया को दिखाना चाहिए। ये है दहशतगर्द। बड़े बड़े पोस्टर बना के इसके पूरी दुनिया में एम्बेसीज में लगाए, जहां फॉरेन डिग्नेटरीज मिलने के लिए आते हैं। आप जहां इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की हमारी तस्वीर लगाई हुई है कि जनरल न्याजी सरेंडर कर रहा है, इस तरह आप इन दहशतगर्दों की तस्वीर लगाए। पूरे दुनिया में हर रोज पाकिस्तानी मीडिया पर चले, ये है भारतीय दहशतगर्दी का चेहरा। एक आप इंडिया के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है वो दिखाए, एक कलभूषण यादव को दिखाए। कलभूषण यादव को हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एसेट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, साइऑप्स के लिए, और सच है, हमें झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। यानी कमाल है यार कि किस तरह हम अपने पास जो अल्लाह हमें तोहफे देता है, जो हमारे पास दुश्मन की कमजोरियां आ जाती हैं, हम उनको किस तरह जाया करते हैं और एक्सप्लॉइट नहीं करते।